कल के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था लाइट रिएक्शन की। प्रकाशिक अभिक्रिया क्या होता है उसकी कंप्लीट हमने बात की थी। प्रकाशिक अभिक्रिया में लाइट रिएक्शन में हमने ये देखा था डियर स्टूडेंट्स कि ऑक्सीजन का निर्माण होता है, एटीपी और NADPH2 का निर्माण होता है। एक बार मैं आपको पुनः याद दिलाऊं, 6CO2 plus 12H2 gives then C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2 की सनलाइट और क्लोरोफिल की बात करें डियर स्टूडेंट, इस रिएक्शन में हम लोगों ने H2 का ब्रेकडाउन, लाइट का उपयोग, पर्णहरित क्लोरोफिल का उपयोग, O2 का निर्माण, ये सभी प्रक्रियाएं प्रकाशिक अभिक्रिया लाइट रिएक्शन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? अब हमको डार्क रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन के बाद नेक्स्ट फेज हम जाना है डार्क रिएक्शन में। और डार्क रिएक्शन में क्या होगा डियर स्टूडेंट, इस CO2 का ग्लूकोज में परिवर्तन होगा। ये CO2 जो है वो कार्बनिक अम्ल कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन होगी। इस CO2 का इसमें रिडक्शन होगा। इस कार्बन का ग्लूकोज के रूप में क्या होगा, फिक्स होगा, स्थिर होगा। क्लियर है? तो इस CO2 को C6H12O6 में परिवर्तित होने के लिए, कन्वर्ट होने के लिए लाइट रिएक्शन की आवश्यकता होती है, क्योंकि लाइट रिएक्शन से जो ATP और NADPH2 बनते हैं, इस ATP और NADPH2 की सहायता से ही ये CO2 इस ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। इसका मतलब लाइट रिएक्शन होने के बाद डार्क रिएक्शन होगी। एक बार फिर से बात कर लेता हूँ, डार्क रिएक्शन में क्या होगा, केवल CO2 का ग्लूकोज में परिवर्तन, CO2 का ग्लूकोज में परिवर्तन, इसके लिए ATP और NADPH2 की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था आर्नोन, इन्होंने NADPH2 को क्या कहा, इसको क्या नाम दिया, रिड्यूसिंग पावर नाम दिया। क्या नाम दिया इसको, रिड्यूसिंग पावर नाम दिया, इसको अपचयक क्षमता नाम दिया, क्योंकि ये CO2 को ग्लूकोज में अपचयित करने में सहायक होता है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको एक और बताता हूँ, कुल 6 CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट होना होता है। एक CO2 के कन्वर्जन के लिए कितनी ATP चाहिए होती है, 3 ATP और 2 NADPH2 की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है? 3 ATP और 2 NADPH2, हमको टोटल कितना CO2, 6 CO2। इसका मतलब एक के लिए 3 चाहिए, 6 के लिए कितना चाहिए, 18, एक के लिए 2 चाहिए, 6 के लिए कितना चाहिए, 12 ATP और 18 ATP और 12 NADPH2 की आवश्यकता होती है 6 CO2 को ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए। क्लियर है? अरे बात समझे? और हम जानते हैं, अभी पढ़ा कि एक लाइट रिएक्शन में 3 ATP और 2 NADPH2 का निर्माण होता है। एक लाइट रिएक्शन से 3 ATP और 2 NADPH2 का निर्माण होता है। क्लियर है? इसका मतलब ये ग्लूकोज 6 ग्लूकोज को कन्वर्ट करने के लिए जो है कितनी बार लाइट रिएक्शन की आवश्यकता होगी। तो अब हम हेडिंग डालते हैं यहाँ पर जो है डार्क रिएक्शन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं डार्क रिएक्शन के बारे में, अप्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में। डार्क रिएक्शन, अप्रकाशिक अभिक्रिया। जैसा कि डियर स्टूडेंट अभी मैंने बताया आपको कि अप्रकाशिक अभिक्रिया में CO2 को किस में कन्वर्ट करेंगे, C6H12O6। इसका मतलब CO2 का ग्लूकोज में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्लियर है? ग्लूकोज का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ये CO2 का कार्बन जो है ग्लूकोज के रूप में क्या किया जा रहा है, स्थिर किया जा रहा है, यानी कि कार्बन स्थिरीकरण। क्लियर स्टूडेंट? आगे बात समझिए। डार्क रिएक्शन जो है, ये डार्क रिएक्शन जो है ये लाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लाइट और इंडिपेंडेंट है। जो है अपन बात करें प्रकाश के ऊपर निर्भर नहीं है, प्रकाश के ऊपर, लेकिन डार्क रिएक्शन जो है वो इसे तापमान से, टेम्परेचर से क्या होती है, अफेक्ट होती है, टेम्परेचर से प्रभावित होती है, तापमान से प्रभावित होती है। लेकिन ये भी नहीं कह सकते हैं
लाइट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं लाइट रिएक्शन के ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनकी डार्क रिएक्शन को आवश्यकता होती है, जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं एटीपी NADPH। इसका मतलब मैंने ये भी बताया था, अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगी तो डार्क रिएक्शन डायरेक्टली नहीं हो सकती है। क्लियर है? आगे बात समझ में? तो इसका मतलब डार्क रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं डियर स्टूडेंट? डार्क रिएक्शन का दूसरा एक और नाम कह सकते हैं कार्बन स्थिरीकरण अभिक्रिया। कार्बन स्थिरीकरण अभिक्रिया कह सकते हैं इसको। क्लियर है? इसको फोटोसिंथेटिक रिडक्शन रिएक्शन भी कह सकते हैं। क्लियर? फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन रिएक्शन भी कह सकते हैं, इसको PCR भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? PCR, प्रकाश संश्लेषी कार्बन अपचयक अभिक्रिया। PCR भी इसको कह सकते हैं, इसको डार्क रिएक्शन को। क्लियर है? डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है? CO2 का ग्लूकोज में परिवर्तन। तो डियर स्टूडेंट देखिएगा, डार्क रिएक्शन में CO2 का ग्लूकोज में परिवर्तन कितने प्रकार से हो सकता है या कौन कौन से साइकिल के द्वारा हो सकते हैं? तो हम कैसे कहेंगे C3 साइकिल, ठीक है, नंबर 2 C4 साइकिल एंड नंबर 3 केम साइकिल। क्या कहना चाह रहा हूं कि डार्क रिएक्शन में हमेशा ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट में ही परिवर्तन होगा, कार्बन का इसमें स्थिरीकरण होगा, इसमें जो है रिडक्शन होगा, और ये रिडक्शन C3 साइकिल के द्वारा हो सकता है, C4 के द्वारा हो सकता है, केम के द्वारा हो सकता है। डिपेंड करेगा कि किस प्रकार का प्लांट है, किस प्रकार की पादप है और किस प्रकार का जो है वातावरण है, कहाँ पर जो है ये साइकिल हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि CO2 का ग्लूकोज में रिडक्शन कौन से साइकिल के द्वारा होगा। क्लियर? एक बात और, ये तीनों साइकिल के द्वारा CO2 को कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाएगा, लेकिन ये अलग अलग साइकिल है जो सब CO2 को अवशोषित करने के लिए है, लेकिन सब में कौन साइकिल होगा? C3 साइकिल होगा, चाहे C4 हो चाहे केम हो, जो हम आगे बात करेंगे। क्लियर है? तो इस डार्क रिएक्शन में फर्स्ट हम ले रहे हैं C3 साइकिल। डार्क रिएक्शन देखिएगा, फर्स्ट हम बात कर रहे हैं C3 साइकिल। C3 साइकिल, C3 चक्र, इसको केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस साइकिल को केल्विन तथा उनके कोवर्कर ने क्लोरेला ग्रीन एल्गी और सिंडेस्मस, क्लोरेला और सिंडेस्मस एल्गी का उपयोग करते हुए C3 साइकिल को खोजा। इसके लिए इन्होंने C14 CO2 का उपयोग किया, 14 CO2 का उपयोग किया। इसके लिए इन्होंने रेडियो एक्टिव ट्रेशर टेक्निक का उपयोग किया। वापस सुनिएगा, C3 साइकिल को केल्विन बेंसन ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको केल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं। केल्विन और उसके साथियों ने क्लोरेला और सिंडेस्मस ग्रीन एल्गी का उपयोग किया। इसमें इन्होंने, अभी हमने देखा एक बार कि CO2 का ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा था, तो CO2 उपयोग की, उस CO2 के ऊपर रेडियो एक्टिव C14 लगाया गया, कार्बन का जो है 14 यूज किया गया और रेडियो एक्टिव ट्रेशर टेक्निक का उपयोग किया। मतलब जहां पर कार्बन ही जाएगा वहां पर उसको जो है इस टेक्निक के द्वारा क्या कर लिया जाएगा? ट्रैप कर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा। ठीक है? मतलब जब इन्होंने प्रकाश संश्लेषण की इस अभिक्रिया का डिस्कवर किया तो देखा कि ये जो CO2 है ये जा रही है और फर्स्ट जो कंपोनेंट बन रहा है कोई भी, मान लो कि हम कह रहे B, यहाँ पर B था, CO2 अवशोषित हुए, जो फर्स्ट कंपोनेंट बन रहा जहाँ पर कार्बन को ट्रेस किया गया वो कंपोनेंट कितने कार्बन का था? 3 कार्बन का था।
उसका नाम था PGA 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसलिए इस साइकिल को क्या कहते हैं, C3 साइकिल। एक बार वापस कंसेप्ट बात कर रहा हूं, जब इन्होंने इस एल्गी में क्लोरेला और सिंडेस्मस, आप जानते हैं पहले से ही कि ये जो क्लोरेला एल्गी है मोस्ट प्रोटीनेशियस फोटोसिंथेटिक एल्गी है, ठीक है। अब इस एल्गी में इन्होंने CO2 को 14 उपयोग किया इसका, और देखा कि जो फर्स्ट कंपोनेंट बन रहा है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में वो कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है, उसका नाम क्या है, PGA, इसलिए इसका क्या नाम दे दिया, C3 साइकिल नाम दे दिया। क्लियर है डियर स्टूडेंट। अगर हम बात करें तो C3 साइकिल जो है 3 बड़े-बड़े स्टेप में, 3 मोटे-मोटे पदों में कंप्लीट होता है। नंबर 1 कार्बोक्सिलेशन, नंबर 1 कार्बोक्सिलीकरण, नंबर 2 रिडक्शन, अपचयन, और नंबर 3 रीजनरेशन, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। क्लियर, ये 3 पदों में C3 साइकिल कंप्लीट होता है। क्लियर है, आगे बस देखिएगा अब C3 साइकिल किस प्रकार से करता है। यहाँ पर ये मैं कंप्लीट इसका साइकिल ड्रॉ कर रहा हूँ, और इस साइकिल को अगर हम लोगों ने समझ लिया, इस साइकिल को अगर हम लोगों ने याद कर लिया, तो आपको किसी प्रकार के दूसरे स्टेप को याद करने की जरूरत नहीं रहेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, किसी प्रकार के दूसरे स्टेप को याद। देखिएगा एक जनरली क्या होता है कि हमने C3 साइकिल का छोटा रूप पढ़ लिया, फिर उसकी सारी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक बात है, जो अपने को याद करने में क्या होती है, परेशानी होती है। इसके लिए इसकी बजाय हम क्या करें, अगर पूरे इस साइकिल को समझ लें, पूरा साइकिल बना लें, इसको समझ लें, तो हम हर एक रिएक्शन के बारे में बिना कुछ रटे हुए लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कंप्लीट देखिएगा क्या होता है इसके अंदर। मैं इसकी ब्लैक पेन से सभी जो है स्टेप से लिख रहा हूं। राइबोलोज 5-फॉस्फेट का फॉस्फोरिलीकरण होता है और एक कंपोनेंट बनता है राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। इनका मैं बाद में फुल फॉर्म लिखूंगा। फॉस्फोरिलीकरण होता है, फॉस्फोरिलीकरण कैसे क्या होता है बाद में बात करेंगे। ये RUBP जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट कंपोनेंट बनता है स्टेबल कंपोनेंट 3 कार्बन का, जिसको हम क्या करें 3PGA। क्लियर। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट इस स्टेप में मैंने क्या कहा, फर्स्ट स्टेप जहां से राइबोलोज 5-फॉस्फेट का फॉस्फोरिलीकरण होता है, RUBP राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट का निर्माण होता है, फॉस्फोरिलीकरण होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है। डियर स्टूडेंट अब क्या होगा, इसी स्टेप में CO2 की एंट्री होगी, यानी कि इसी स्टेप में जो हम CO2 से ग्लूकोज बनाना चाह रहे हैं उस CO2 को यहाँ पर एब्जॉर्ब किया जाएगा, उसको रिएक्शन में यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। अब देखिएगा एक बात को, एक RUBP का मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनिएगा इस बात को मेरी, एक RUBP का मॉलिक्यूल एक CO2 को क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, एक CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, या ये कह लो एक CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, कुछ भी कह लो, ठीक है। RUBP में कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन होते हैं, एक कार्बन CO2 का, टोटल कार्बन कितने हो गए 6। एक बार वापस सुने, एक RUBP में कितने कार्बन है 5, एक RUBP कितने CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, एक CO2। क्लियर है, तो 5 CO2 RUBP के, एक CO2, एक कार्बन CO2 का, 6 कार्बन, ठीक है। आगे जो प्रथम कार्बन बन रहा है, प्रथम मॉलिक्यूल बन रहा है वो कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है, तो इसके मॉलिक्यूल कितने बन जाएंगे, अणु कितने बन जाएंगे, तो इसके 2 अणु बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। क्लियर। अब देखिएगा इस प्रकार से हम कह रहे हैं कि CO2 कितनी, ये तो एक ही बात है, जबकि फोटोसिंथेसिस में कितनी CO2 को फिक्स करना होता है 6 CO2 को, तो RUBP के भी कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, 6 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, तो कितने कार्बन होंगे 5 30, 30 और 6 36, भाई 6 कार्बन, 6 एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है 5, तो
ऐसे ऐसे कितने मॉलिक्यूल, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक में 5 है, 5 5 ऐसे करेंगे कितने कार्बन बन जाएंगे, 30 कार्बन ये, और 6 कार्बन CO2 के कितने हो गए 36, और आगे कितने मॉलिक्यूल बना 36, देखो कितने कार्बन हो गए 36, आगे मॉलिक्यूल कितने कार्बन का बना 3 कार्बन, कितने कार्बन का 3 कार्बन का, क्लियर है। तो 3 कार्बन का बन रहा तो 36 कार्बन के, तो 3 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे अब टोटल, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 12 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे डियर, 12 जो है मॉलिक्यूल यहाँ पर जनरेट होंगे, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कंडक्ट करेगा, जो क्या करेगा इस अभिक्रिया को करवाएगा, उसका नाम है रूबिस्को, उसका नाम है रूबिस्को डियर स्टूडेंट। रूबिस्को का फुल फॉर्म है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, ये जो रूबिस्को एंजाइम है ये दोहरी प्रकृति का है, डुअल नेचर का है, मतलब ये कह सकते हैं ये दोगला इंसान है, ये दोगला इंसान है, जिसकी पार्टी जो है ज्यादा होगी उसके साथ, यानी कि कांग्रेस की सरकार आई ये कांग्रेस के साथ चला जाएगा, बीजेपी की गवर्नमेंट आई बीजेपी के साथ चला जाएगा, इसका कोई अपना वजूद नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो इस अभिक्रिया में CO2 को जोड़ेगा, अगर ऑक्सीजन की ज्यादा हुई तो किसको जोड़ देगा, ऑक्सीजन को जोड़ेगा, और जब ऑक्सीजन को जोड़ेगा तो अपन आगे बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की दर को क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे अपन एक्सप्लेन करेंगे। एक और पॉइंट, आप जानते हैं कि रूबिस्को बायोस्फीयर में, जीवमंडल में सबसे अधिकतम पाया जाने वाला प्रोटीन है, क्लियर है, सबसे अधिकतम पाया जाने वाला प्रोटीन है। अब देखिएगा 12 मॉलिक्यूल होंगे, अब इस 3PGA का क्या होगा डियर स्टूडेंट, फॉस्फोरिलीकरण होगा, इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, इसका क्या होगा फॉस्फोरिलीकरण, ठीक है, आगे बात समझ में, ये CO2 ऐड होगी तो इस रिएक्शन को हम कार्बोक्सिलेशन कह सकते हैं, फॉस्फोरिलीकरण होगा, ठीक है। अब यहाँ पर फॉस्फोरिलीकरण में क्या होगा कि ये जो 3PGA है ये कन्वर्ट होगा 1,3-PGA में, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 1,3-PGA में कन्वर्ट होगा, यानी कि इस मॉलिक्यूल में एक फॉस्फेट है, पहले कितना है एक फॉस्फेट है, अब पहले कार्बन पर भी एक और फॉस्फेट लग गया, तो 12 मॉलिक्यूल है तो हमको कितने चाहिए 12 फॉस्फेट और एक्स्ट्रा चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि जो 12 ATP है वो किसमें कन्वर्ट होगी, 12 ATP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो एंजाइम होगा उस एंजाइम का नाम होगा फॉस्फोग्लिसरिक काइनेज, एंजाइम का नाम होगा फॉस्फोग्लिसरिक काइनेज। मेन एंजाइम इसका कौन है, काइनेज ही नाम, ये तो सबस्ट्रेट के बेस पे मेन एंजाइम काइनेज है, ये अभिक्रिया कौन कंडक्ट कर रहा है, काइनेज करवा रहा है, क्लियर है। आगे बात समझ में, अब क्या होगा स्टूडेंट कि ये जो 3PGA है इस 3PGA का कन्वर्ट होगा 3PGAL में, किसमें कन्वर्ट होगा 3PGAL में। अब एक बात को ध्यान से सुनना कि यहाँ पर 1,3-PGA मॉलिक्यूल कितने होंगे इसके भी 12, प्रत्येक में कार्बन कितने 3, मॉलिक्यूल इसके भी कितने होंगे 12, प्रत्येक में कार्बन कितने होंगे 3, 1,3-PGA यानी कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और इसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 12 NADPH2 कन्वर्ट किसमें होगा, 12 NADP में कन्वर्ट होगा, किसमें होगा NADP में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन रिएक्शन होगी, कौन सी होगी, रिडक्शन, यानी कि 1,3-PGA का 3PGL में क्या हो रहा, रिडक्शन हो रहा, आगे बात समझ में, क्लियर है। अब ये 3PGL के कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 12 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, देखना जरा ध्यान से, अब ध्यान से देखना, यानी कि अभी भी हमारे पास कार्बन कितने हैं, वही 36 है जो पहले रिएक्शन से शुरू हुए। अब स्टूडेंट ये जो 1,3-PGA
PgL है, इसके 12 मॉलिक्यूल है, इसमें 7 मॉलिक्यूल तो सुनना इस बात को, 7 मॉलिक्यूल तो 3PgL के फॉर्म में है ही है, ठीक है। 5 मॉलिक्यूल इसके कन्वर्ट हो जाते हैं DHAP में। इस बात को एक ध्यान से वापस सुनिएगा, ये जो 12 मॉलिक्यूल है, ये जो 12 मॉलिक्यूल है, 12 में 7 मॉलिक्यूल 3PgL के फॉर्म में रहते हैं, 5 मॉलिक्यूल किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं DAHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यहाँ एंजाइम होता है आइसोमेरेज, यहाँ पर एंजाइम होता है डिस्क्रिप्ट सुनना, यहाँ पर एंजाइम होता है ट्रायोज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। मेन एंजाइम कौन सा है इसका? मेन एंजाइम है डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज इसका मेन एंजाइम है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? ठीक है। ये अभिक्रिया डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा हो रही, ट्रायोज फॉस्फेट इसके सब्सट्रेट के बेस पे है। तो अब 12 मॉलिक्यूल ध्यान रखना, 7 मॉलिक्यूल PgL के, 5 मॉलिक्यूल DHAP के, ठीक है। अब आगे की रिएक्शन को तुम लोग ध्यान से सुनिएगा। अब ये दोनों सुनना जरा, इन दोनों में क्या होगा, यहाँ 7 मॉलिक्यूल है, बार बार कह रहा हूँ, यहाँ 5 है, ठीक है। इनमें से 3 मॉलिक्यूल, इसके कितने मॉलिक्यूल ले लिए? 3, यानी कि कितने कार्बन ले लिए? 9। इसके भी कितने मॉलिक्यूल ले लिए? 3, कार्बन कितने ले लिए? 9। टोटल कार्बन कितने हो गए भाई यहाँ पर? 18 कार्बन हो गए। इससे एक यहाँ पर आगे कंपोनेंट बनेगा 1,6, या ये करो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट कितने कार्बन का है? सुनना जरा, 6 कार्बन का होता, सब जानते हैं। आपने कितने कार्बन लिए? फिर से कह रहा हूँ, 7 मॉलिक्यूल, इनमें से अभी कितने लिए? केवल हमने 3। 5 में से कितने लिए? 3। 9 और 9 कितने कार्बन? 18 कार्बन लिए, 18 लिए। अब जो आगे मॉलिक्यूल बन रहा है वो कितने कार्बन का है? 6 कार्बन का है। तो लिए कितने? 18। तो कितने मॉलिक्यूल बनेंगे इसके? 3। कितने बनेंगे? 3। अब ये फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है, सुनना, ये कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। इसमें कन्वर्ट हो रहा फ्रक्टोज 6, एक फॉस्फेट हट रहा, एक फॉस्फेट यहाँ से रिमूव हो रहा, तो एंजाइम कौन सा आ जाएगा? फॉस्फेटेज। कौन सा आ जाएगा? फॉस्फेटेज आ जाएगा। यहाँ एंजाइम आएगा, बात करोगे एल्डोलेज, कौन सा एंजाइम आ जाएगा? एल्डोलेज, ठीक है, फॉस्फेटेज। अब देखो एक बात यहाँ से और ध्यान से सुनना, इसके 3 मॉलिक्यूल, तो इसके भी कितने? 3 मॉलिक्यूल। रिमूव तो केवल क्या होगा? अभी हटाया गया, फॉस्फेट हटाया। अब सुनना, फ्रक्टोज का एक मॉलिक्यूल, सुनना बात को, फ्रक्टोज का एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर ग्लूकोज में, कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर शुगर में, कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पर स्टार्च में। सुने जरा इस बात को, फ्रक्टोज के कितने मॉलिक्यूल है? 3। 3 में से एक मॉलिक्यूल किस में जा रहा है? ग्लूकोज में। तो कितने मॉलिक्यूल रह जाएंगे पीछे? 2 मॉलिक्यूल रह जाएंगे। अब एक बात सुनिएगा, ग्लूकोज में कितने कार्बन है? 6। हमारा काम पूरा हो गया, पौधे का काम, प्लांट का काम पूरा हो गया। देखा जाए कैसे, 6 CO2 थे, उसको कन्वर्ट करना था, हमने कन्वर्ट कर दिया। समझ आ रहा है? इस अभिक्रिया के द्वारा कन्वर्ट कर दिया। अब हम आगे की जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो यही पढ़ेंगे, इस मॉलिक्यूल का निर्माण यानी रीजनरेशन। इसका मतलब ये जो पहले अभिक्रिया हुई है वो कार्बोक्सिलेशन होगी, दूसरी अभिक्रिया जो होगी वो रीजनरेशन होगी, अपचयन होगी, ठीक बात है। अब यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करेंगे तो क्या पढ़ेंगे? तीसरा प्रोसेस पुनर्जनन, रीजनरेशन पढ़ेंगे। सुन रहे हैं? क्या पढ़ेंगे? रीजनरेशन। अब देखिएगा, यहाँ पर सुनिएगा, 3 में से एक मॉलिक्यूल, यहाँ पीछे कितने? 2 मॉलिक्यूल, इसके पीछे किसके 2? तो हम कहेंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल बचे, 2 मॉलिक्यूल। क्लियर है? अब क्या होगा? सुनना, अब सुनना, एक बार पीछे जाए, 7 मॉलिक्यूल थे, 3 यहाँ ले लिए, पीछे कितने बचे? यहाँ पर अभी भी 4। अब 4 में से 2 देखिएगा, 2 यहाँ पर इसके साथ जोड़ रहे हैं हम लोग, 2 इसके साथ जोड़ रहे हैं, इसके 3PgL, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल जोड़ रहे हैं। कितने जोड़ रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल का मतलब कितने हो गए? 6 कार्बन ये, 6 कार्बन ये, और 2 मॉलिक्यूल इसके 12 कार्बन ये,
6 और 12 क्या हो गए? 6 और 12 हो गए 18। 6 और 12 क्या हो गए? 18। अब सुनना, इस 18 में से क्या हो रहा? इसमें से एक मॉलिक्यूल बन रहा है जिसका नाम है 18 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। एक का नाम है इरिथ्रोलोज 4 फॉस्फेट, यानी कि 4 कार्बन का है। एक बन रहा है यहाँ पर इसके आगे जाइलुलोज 5 फॉस्फेट, कितने कार्बन का? 5 कार्बन का। ठीक है, टोटल कार्बन कितने हुए देखो, वापस 3 मॉलिक्यूल थे, एक कन्वर्ट हो गया, पीछे कितने थे? 2 मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल का मतलब कितने कार्बन? 12 कार्बन, क्योंकि फ्रुक्टोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन। क्लियर है? 12 कार्बन। आ रही बात समझ में? अब 12 कार्बन ये प्लस 2 मॉलिक्यूल ये देखो यहाँ से ले लिए, यानी 2 मॉलिक्यूल में 6 कार्बन, 12 और 6 कितने हो गए? यहाँ टोटल कितने कार्बन हो गए? 18। अब 18 का कैसे विभाजन हो रहा है देखो, एक 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बन रहा, एक 5 का बन रहा, तो 4 और 5 कितने? 9। इसका मतलब दोनों भी कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल। इसके भी कितने बन जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल। क्लियर? इसके भी कितने बन जाएंगे? 2 मॉलिक्यूल। अरे बात समझे? इसका मतलब क्या हुआ? 2 मॉलिक्यूल का मतलब 8 कार्बन, 2 का मतलब 10, कितने लिए? 8 और 10 18, ये पूरे हो गए। अब सुनना, अब बात को गौर से सुनना। गौर से सुनने का मतलब यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल थे? 5, कितने काम में लिए? 3। अभी भी देखो 2 मॉलिक्यूल बचे, तो 2 मॉलिक्यूल हम क्या करेंगे? इसके साथ जोड़ देंगे, प्लस DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। 2 मॉलिक्यूल जोड़ दिया। 2 मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया? 6 कार्बन। 2 का मतलब 6 कार्बन, 6 और 8 कितने हो गए? 14 कार्बन, 14 कार्बन हो गए। अब 14 कार्बन का जो है एक मॉलिक्यूल बन रहा है यहाँ पर, 14 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बन रहा है जिसका नाम है स्यूडो हेप्टुलोज 1,7 फॉस्फेट। डियर स्टूडेंट, प्रकाश संश्लेषण का सबसे बड़ा अणु स्यूडोहेप्टुलोज 1,7 फॉस्फेट। स्यूडोहेप्टुलोज 1,7 फॉस्फेट प्रकाश संश्लेषण का, कार्बन रिडक्शन रिएक्शन का सबसे बड़ा अणु। क्लियर है? अब ये स्यूडोहेप्टुलोज 1,7 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा स्यूडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट में। अब देखो यहाँ कितने मॉलिक्यूल, अब यहाँ पर देखिएगा, अलग अलग बॉक्स को सुनिएगा। यहाँ पर जो है इन दोनों के साथ जो एंजाइम काम में आएगा वो आएगा ट्रांस एल्डोलेज, ठीक है, ट्रांसकीटोलेज। कौन सा रहेगा यहाँ पर? ट्रांसकीटोलेज। और यहाँ पर जो आएगा वो आएगा ट्रांस एल्डोलेज, ट्रांस एल्डोलेज। ठीक है, ट्रांस एल्डोलेज। यहाँ कौन सा? ट्रांसकीटोलेज। अब ये स्यूडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट है, सुनना जरा। स्यूडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट जो है, अब आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि यहाँ पर 7 मॉलिक्यूल थे, 3 यहाँ चले गए, 2 यहाँ आ गए, फिर भी 2 बाकी, ये 2 मॉलिक्यूल यहाँ चले जाएंगे, 3 वो, 2 मॉलिक्यूल यहाँ चले गए, 2 ये हो गए 7। इसमें क्या हुआ? 3 ये चले गए, 2 यहाँ आ गए, ठीक हो गए 5। 2 मॉलिक्यूल का मतलब 3Pg है। इसके भी कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल का मतलब 14 कार्बन, क्योंकि स्यूडोहेप्टुलोज कितने कार्बन का? 7। 2 मॉलिक्यूल 14 कार्बन ये, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल 14 कार्बन ये, प्लस 3 मॉलिक्यूल, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल, 14 और 6 कितने हो गए? 20। अब इन 20 का क्या विभाजन हो रहा देखो, यहाँ पर ये एंजाइम कौन सा काम आएगा? ट्रांस एल्डोलेज। क्या होगा? 2 अणु बनेंगे, राइबोज 5 फॉस्फेट। और देखिए कौन से बनेंगे? नंबर 1 राइबोज 5 फॉस्फेट और जाइलुलोज 5 फॉस्फेट। इसका मतलब ये 5 फॉस्फेट, ये भी 5 कार्बन का, ये भी 5 कार्बन का। टोटल आपने कार्बन कितने कर दिए थे? 14 कार्बन यहाँ से लिए, क्योंकि एक 7 कार्बन का तो 2 मॉलिक्यूल 14, 6 मॉलिक्यूल कार्बन यहाँ से होते हैं, क्योंकि एक 3 का, 2 6 और 14 20। 20 को आपने किस प्रकार से विभाजित कर लिया कि राइबोज 5 फॉस्फेट, ये 5 फॉस्फेट है, ये 5 फॉस्फेट है,
ये 5 कार्बन है, ये भी 5, तो दोनों के कितने कितने मॉलिक्यूल बन गए, 2 मॉलिक्यूल, दोनों के कितने मॉलिक्यूल बन गए, 2 तभी तो क्या हुआ 10 कार्बन, ये 10 हो गए 20। अब क्या हुआ सुनो, अब क्या हुआ देखिएगा, तो यहाँ पर देखो 2 मॉलिक्यूल यहाँ थे, सुनना जरा ध्यान से, 2 मॉलिक्यूल ये है, 2 मॉलिक्यूल ये है, 2 मॉलिक्यूल ये भाई, 2 मॉलिक्यूल यहाँ बने, इसका मतलब 10 कार्बन, 2 मॉलिक्यूल मतलब 10 कार्बन, 2 मतलब 10, यहाँ टोटल कितने हो गए ये। अब जो 6 मॉलिक्यूल मिलकर वापस एक ही अणु बनाएंगे जिसका नाम है राइबोलोज 5 फॉस्फेट, और इसके कितने अणु होंगे, 6 अणु होंगे, क्योंकि 2 2 और 2। अब ये जाइलोज वाले जो अणु कन्वर्ट हो रहे हैं, इसमें एंजाइम काम में आएगा एपिमेरेज, कौन सा आएगा, एपिमेरेज एंजाइम काम आएगा, और यहाँ आ जाएगा कौन सा, आइसोमेरेज, क्योंकि राइबोज देखिएगा, राइबोज किसमें कन्वर्ट होगा, राइबोलोज में होगा, यानी कि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा। आर्य भाषा में क्रियात्मक समूह के लिए एंजाइम कौन सा होता है, हमेशा आइसोमेरेज काम में आता है, और ये जाइलोज को राइबोलोज में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम कौन सा गया, एपिमेरेज। अब ये राइबोलोज कितने कार्बन का, 5 कार्बन का, कितने मॉलिक्यूल के 6, तो 5 छंग कितने हो गए 30। हमने जो पादप से 30 कार्बन लिए मॉलिक्यूल को वापस बना रहे, यानी कि यहाँ पर कौन सा देखिएगा, राइबोलोज 5 फॉस्फेट, और इसका नाम है राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, जो पहले हमने विक्रिया की बात की थी। इसका मतलब यहाँ प्रत्येक मॉलिक्यूल में एक फॉस्फेट अणु ज्यादा है, जो कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा 6 ATP से, कहाँ से मिलेगा, 6 ATP कन्वर्ट होगी 6 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी कि यहाँ पर फिर जो है क्या आएगा, पेंटो फॉस्फो ट्रायो, जो पेंटो फॉस्फो जो है काइनेज एंजाइम यहाँ पर काम में आएगा, कौन सा एंजाइम आएगा, काइनेज एंजाइम यहाँ पर काम में आएगा, फॉस्फोरिलेशन अभिक्रिया होगी, और इस प्रकार से वापस, यानी कि यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, रीजनरेशन, जो मॉलिक्यूल हमने लिए थे वो प्लांट को वापस सौंप रहे हैं। बात समझ में आ रही, तो 36 कार्बन लिए थे, 6 कार्बन तो हमने ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिए, 30 कार्बन वापस ये मॉलिक्यूल में इसमें कन्वर्ट कर दिए। इस प्रकार से ये अभिक्रिया जो है ये क्या होगी, C3 साइकिल, जिसमें ग्लूकोज का निर्माण हो गया। इसमें अब देखिएगा क्या क्या हमारे को 12 ATP का यहाँ पर जो है हमने क्या किया, खर्चा किया, एक प्रकार से देखे 12 ATP या फॉस्फोरिलेशन में 6 ये, तो टोटल कितने हो गए 12 और 6 18 ATP, कितने हो गए 18 ATP, और 12 ये देखो NADPH, 12 क्या NADPH। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई 6 CO2 को जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए, या 6 CO2 को जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए 12 ATP और 18 ATP और 12 NADPH की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है, तो 3 प्रोसेस जो हमने पढ़े कि C3 साइकिल में 3 प्रोसेस में कन्वर्ट होता है, पहला कार्बोक्सिलीकरण, दूसरा जो है रिडक्शन, और तीसरा क्या हो गया, पुनर्जनन हो गया, रीजनरेशन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये C3 साइकिल के द्वारा हम लोगों ने क्या बना दिया है, ग्लूकोज का निर्माण कर दिया है प्रकाश संश्लेषण में, जो C3 प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। यानी कि ये प्लांट वहां पर सर्वे करते हैं जहां पर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा हो और तापमान क्या हो, कम हो, क्योंकि मैं आगे बात करूंगा, मैंने पहले ही बताया कि दोगला इंसान है, अगर CO2 कम हुई और ऑक्सीजन ज्यादा हुई तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ये ऑक्सीजनेज की तरह, और प्रकाश संश्लेषण की दर को कम कर देंगे, जिसको हम फोटो जो है क्या कहेंगे, रेस्पिरेशन कहेंगे, जो क्या होता है एक हार्मफुल जो है पाथवे है, अपन कह सकते हैं बेनिफिशियल नहीं है, ये अपन कह सकते हैं। क्लियर है, कल हम बात करेंगे C4 साइकिल। क्लियर है, तो ये बात समझ में आगे होगी। अगर किसी स्टेप में या तो समझ में नहीं आता तो फिर से मैं कह देता हूँ कि मेरे नंबर है कौन से 9636885787। इस बात पे जो है आप लोग मेरे को पूछ सकते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आया या कहीं कंफ्यूजन हो गया, वैसे मैंने प्रत्येक स्टेप को अच्छे से क्लियर किया है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट स्टेप भी है, आप आराम से चाहे 12th का स्टूडेंट हो, टारगेट का हो, आराम से इसको समझ सकते हैं। 12th वाले को भी अगर थ्योरी में है तो इसको रटने की जरूरत नहीं है। आ रही बात समझ में? थैंक यू सो मच। कल की बात जो है हम जो है C4 साइकिल से स्टार्ट करेंगे।